चलिए सर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर IS-23 बोर्डिंग कोर्स का स्टैंडर्ड देख रहे थे आप लोग, और लास्ट क्लास में हमने लास्ट एक दो क्लासेस में हमने IS-23 बोर्डिंग कोर्स के स्टैंडर्ड के हवाले से एक ब्रीफ ओवरव्यू IS-23 का ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया था कि IS-23 को लाने के पीछे, IS-23 का स्टैंडर्ड बनाने से पीछे क्या पर्पस था, क्या रीजन था, क्या ऑब्जेक्टिव था। इसके अलावा हमने जिक्र किया था कि IS-23 में हम दो तरह की बोर्डिंग से डील करेंगे। एक था हमारे पास स्पेसिफिक बोर्डिंग, एक था हमारे पास जनरल बोर्डिंग। स्पेसिफिक बोर्डिंग के केस में हम बोर्डिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज किस तरह से वर्कआउट कर रहे होंगे, ये सारी बातें हमने अपनी पिछली एक दो क्लासेस में डिस्कस की थी। क्विक रिकैप करते हैं पिछली दो क्लासेस का, और उसके बाद फिर हम आज के एजेंडा में जनरल बोर्डिंग के कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले IS-23 का ये जो स्टैंडर्ड है, ये बेसिकली बनाया गया है मैचिंग कॉन्सेप्ट के प्रिंसिपल्स के ऊपर। मैचिंग कॉन्सेप्ट के प्रिंसिपल्स को या मैचिंग कॉन्सेप्ट को इंटैक्ट रखने के लिए आम हालात में एक बिजनेस या एक कंपनी कोई भी इनकम अर्न करने के लिए जो भी नेसेसरी, जो भी रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स वगैरह करती है, आप मैचिंग कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हुए जिस पीरियड में इनकम रिकॉर्ड करते हो, उसी पीरियड में उस इनकम से पर्टेनिंग, उस इनकम से एसोसिएटेड एक्सपेंसेस को भी रिकॉर्ड कर देते हो। आम हालात में हम अगर एक बिजनेस सेल्स कर रही है, रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो सेल्स और रेवेन्यू जनरेट करने के पीछे जितने भी खर्चे होते हैं, चाहे वो कॉस्ट ऑफ सेल्स के खर्चे हो, चाहे वो सेलिंग एक्सपेंसेस हो, चाहे वो एडमिन एक्सपेंसेस हो, हम उन सारे एक्सपेंसेस को मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत सेम पीरियड में ही अकाउंट फॉर करते हैं, सेम पीरियड में ही एक्सपेंस आउट करता है। और इन तरह के खर्चों को हम जनरली नाम देते हैं रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस या रेवेन्यू एक्सपेंसेस। लेकिन बहुत सारे खर्चे या बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स कंपनी की जिंदगी में ऐसे भी होते हैं जो कि कैपिटल इन नेचर होते हैं, जिनका इकोनॉमिक बेनिफिट एक या एक से ज्यादा पीरियड तक हमें मिल रहा होता है। इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगर एक बिजनेस, फॉर एग्जांपल की अगर हम IQ की एग्जांपल है, तो IQ की इस प्रेमिसेस में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितना ऑफिस इक्विपमेंट है, एयर कंडीशन है, लैपटॉप है, कैमरास है, ये सारे IQ के फिक्स्ड एसेट या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। जब मैंने इन एसीज को, लैपटॉप्स को, कैमरा को खरीदा होगा, तो मैंने अपफ्रंट कोई ना कोई पेमेंट की होगी। जिस ईयर में मैं उन सारी चीजों की पेमेंट कर रहा हूँ, उस ईयर में उन सारी पेमेंट्स को एक्सपेंस आउट नहीं कर सकता। रीजन बीन कि ये लैपटॉप हो गया, AC हो गया, कैमरा हो गया, इनको मैं एक साल से ज्यादा इस्तेमाल कर सकता हूँ नॉर्मली, यानी कि इनका बेनिफिट भी मैं एक साल से ज्यादा हासिल कर सकता हूँ। तो इन सारे खर्चों को मैं डे वन पे एक्सपेंस आउट नहीं करता, बल्कि अपने पास एज अ एसेट कैपिटलाइज करता हूँ, और फिर जैसे जैसे इनसे इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल करता हूँ, बाय यूजिंग दीज एसेट, इनको मैं डेप्रिसिएशन की फॉर्म में अपने P&L में चार्ज या एक्सपेंस आउट कर रहा होता हूँ। IS-23 का स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर एक कंपनी कोई क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के लिए, कोई क्वालिफाइंग एसेट को प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर करने के लिए, अब सवाल क्रिएट होता है कि सर क्वालिफाइंग एसेट क्या है। सर क्वालिफाइंग एसेट का मतलब है कि कोई भी एसेट जिसकी कंस्ट्रक्शन में, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग में, जिसकी प्रोडक्शन में सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा हो, एक साल या उससे ज्यादा का अर्सा लग रहा हो, इस एसेट को हम क्वालिफाइंग एसेट कह रहे होंगे। जरूरी नहीं है कि क्वालिफाइंग एसेट कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ही होगा। ये इन्वेंट्री का भी कोई आइटम हो सकता है, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी हो सकता है, ये प्लांट एंड मशीनरी भी हो सकती है, ये लैंड एंड बिल्डिंग भी हो सकता है, ये कोई इंटेंजिबल एसेट भी हो सकता है। वो सारे एसेट जिसकी मैन्युफैक्चरिंग में, कंस्ट्रक्शन में, प्रोडक्शन में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, उन्हें हम क्वालिफाइंग एसेट का नाम दे रहे होंगे। IS-23 ये कहता है कि अगर एक कंपनी क्वालिफाइंग एसिड की कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन को फाइनेंस करने के लिए, मैनेज करने के लिए फंड्स बोरो करती है, फंड्स उधार के तौर पे एज अ लोन लेती है, तो उन फंड्स पे जो इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी, उन फंड्स पे जो बोरिंग कॉस्ट आएगी, उस इंटरेस्ट कॉस्ट को, उस बोरिंग कॉस्ट को भी आप एक ईयर में एक्सपेंस आउट नहीं करोगे, बल्कि एसेट की ही कॉस्ट का पार्ट बनाकर कैपिटलाइज कर दोगे। अगर एक कंपनी कोई क्वालिफाइंग एसेट बना रही है, और क्वालिफाइंग एसेट बनाने के लिए हमें कोई बोरोइंग्स करनी पड़ती है, फंड्स को बोरो करना पड़ता है, तो उस फंड्स के ऊपर जो भी हमारी बोरोइंग कॉस्ट, जो भी हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी, उसे हम डे वन पे एक्सपेंस आउट नहीं करेंगे, बल्कि एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाकर कैपिटलाइज कर रहे होंगे। अब IS-23 की बोरिंग कॉस्ट किस तरह से कैपिटलाइज होगी, इसके लिए हमने बोरिंग्स को दो कैटेगरी में बाइफरकेट किया था। एक था हमारे पास स्पेसिफिक बोरिंग, एक था हमारे पास जनरल बोरिंग। सर स्पेसिफिक बोरिंग का मतलब था कि वो बोरिंग जो कि स्पेसिफिकली किसी क्वालिफाइंग एसेट की कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग के लिए की गई हो। अगर मैं लोन ले रहा हूं स्पेसिफिकली इस नियत से कि मुझे इन पैसों को कोई क्वालिफाइंग एसेट की कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग में ही खर्च करना है, तो ये जो बोरिंग्स है, ये जो लोन है, ये मेरा स्पेसिफिक बोरिंग कहलाया जाएगा। सर स्पेसिफिक बोरिंग के केस में आप बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कैसे कैलकुलेट करते थे। सर आप बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज दो चीजों का डिफरेंशियल लेते थे।
नंबर वन, कि हमने जो स्पेसिफिक बोरिंग्स की है इस पे हमारा कितना सूद, कितना इंटरेस्ट, कितनी बोरिंग कॉस्ट लग रही है, ये अमाउंट। हमने जो स्पेसिफिक बोरिंग्स की है इस स्पेसिफिक बोरिंग्स पे कितना इंटरेस्ट, कितना सूद, कितनी बोरिंग कॉस्ट लग रही है, माइनस अगर आपने स्पेसिफिक बोरिंग की है क्वालिफाइंग एसेट के लिए, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग कुछ फंड्स अनयूटिलाइज्ड है, फॉर द टाइम बीइंग कुछ फंड सरप्लस फंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसे इन्वेस्ट करके जो भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी उसे हम बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज से अकॉर्डिंगली एडजस्ट या रिड्यूस कर रहे होंगे। यानी फॉर एग्जाम्पल कि मैंने डे वन पे 10 लाख रुपए का लोन लिया और बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन अगर मैं डे वन पे स्टार्ट करता हूं और मैंने 10 लाख रुपए का लोन लिया है, तो आपको मालूम है कि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा कि डे वन पे ही 10 लाख रुपए खर्च हो जाए। मुझे पैसे थोड़े थोड़े करके देने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डे वन पे अगर मैं मटेरियल खरीद रहा हूँ तो मटेरियल के पैसे खर्च करूंगा, लेबर को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पैसे पे कर रहा हूँ, वक्त के साथ साथ एडिशनल मटेरियल खरीदूंगा तो एडिशनल पैसा खर्च हो रहा होगा। तो अगर डे वन पे मेरे पास 10 लाख रुपए आते हैं, कुछ पैसे खर्च हो जाते हैं और कुछ पैसे फॉर द टाइम भी रह जाते हैं, तो उन पैसों को भी हम फजूल रहने नहीं देते, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। और उन पैसों को इन्वेस्ट करके जो भी हमारे पास टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही होगी, इससे आप बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज से रिड्यूस कर रहे होंगे। क्या ये बातें समझ आती है? मैं सर इसके अलावा आपने एक और इंपॉर्टेंट डिस्कशन की थी पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन के हवाले से, कि बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन किस वक्त स्टार्ट करनी है, बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन को किस वक्त परमानेंटली रोक देना है, खत्म कर देना है, और बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन को किस वक्त टेम्पररी तौर पे फॉर द टाइम बीइंग सस्पेंड कर देना है। सर अगर हम सबसे पहले बात करें बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन की कमिटमेंट के किस वक्त सूद कैपिटलाइज होना शुरू होगा, सर बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगी जब तीनों कंडीशंस पूरी हो जाएगी, जब ये तीनों बातें हो जाएंगी। नंबर वन, बोरिंग कॉस्ट हैज बीन इनकर्ड, यानी आपके ऊपर सूद लग रहा हो। नंबर टू, एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड, आपने क्वालिफाइंग एसेट के अगेंस्ट खर्चा करना स्टार्ट कर दिया हो। एंड नंबर थ्री, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज आर इन प्रोग्रेस, आपकी क्वालिफाइंग एसेट की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इन प्रोसेस चल रही हो। जिस वक्त ये तीनों कंडीशंस पूरी हो जाएगी उस वक्त आपके सूद की कैपिटलाइजेशन स्टार्ट हो रही होगी। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है कि मैं आज लोन ले लूं और कंस्ट्रक्शन 6 महीने बाद स्टार्ट करूं, या मैं आज कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करूं, लोन 6 महीने बाद लूं, या मैंने आज कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर दी, लोन भी ले लिया, लेकिन मैंने अपने वेंडर को पेमेंट 6 महीने बाद करनी है। तो बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन उस वक्त स्टार्ट होगी जब तीनों कंडीशंस पूरी होगी। नंबर वन, बोरिंग कॉस्ट हैव बीन इनकर्ड, सूद लगना शुरू हो गया हो। एक्सपेंडिचर फॉर द एसेट हैज बीन इनकर्ड, क्वालिफाइंग एसेट पे खर्चा होना शुरू हो गया हो। एंड एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर द एसेट हैज बीन स्टार्टेड, आपकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी स्टार्ट हो गई हो। जिस वक्त ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएगी उस वक्त सूद की कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगी। सर फिर सूद की कैपिटलाइजेशन को कब रोक देंगे? सर जिस वक्त आपका क्वालिफाइंग एसेट सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाएगा, जिस वक्त आपका क्वालिफाइंग एसेट सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाएगा, आप सूद की बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन को परमानेंटली रोक दोगे। सर सब्सटेंशियली का क्या मतलब है कि 100% कंप्लीट हो जाए? नहीं सर, 100% कंप्लीट होने की जरूरत नहीं। अगर एक एसेट सब्सटेंशियली यानी कि 90-95% तक कंप्लीट हो गया है, आप बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन को रोक दोगे। और फिर एक हमने जिक्र किया था कि कुछ टाइम ऐसा भी आ सकता है जिसमें हम बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन को टेम्परेरी तौर पे रोक देंगे। इसकी एग्जांपल क्या थी कि सर अगर आपकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में कोई एबनॉर्मल रीजन का डिले आता है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, 6 महीने बाद गवर्नमेंट आके मेरी एरिया को सील कर देती है, फिर मुझे कोर्ट ऑफ लॉ जाकर उस एरिया को दोबारा से कंस्ट्रक्शन को रीस्टार्ट करना पड़ता है, इसमें मेरे 2 महीने खर्च हो जाते हैं। अगर हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में कोई एबनॉर्मल रीजन का डिले आता है, इस पीरियड में हम बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल सर मैंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी, कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल इन ट्रांसपोर्ट था, रास्ते में वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल का जो भी ट्रक या ट्रॉलर था उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और मेरी सप्लाईज में 2 महीने का डिले आ जाता है, तो ये एक एबनॉर्मल रीजन है। गवर्नमेंट आके मेरी प्रॉपर्टी को सील कर देती है, ये एक एबनॉर्मल रीजन है। एबनॉर्मल रेन हो जाती है, बारिश हो जाती है, जलजला आ जाता है, कर्फ्यू लग जाता है, सर ये सारे एबनॉर्मल रीजन की वजह से अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में डिले आएगा, इस पीरियड में आप इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं कर रहे होंगे। तो ये वो सारी डिस्कशन थी जो हमने लास्ट क्लास तक की थी। तक की बातों में कोई चीज ना समझ आ रही है तो पूछेगा मुझसे। क्लियर है सब कुछ? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको लिखवाई थी। सर आपने क्या लिखवाया था? सर मैंने ये लिखवाया था कि जिस पीरियड में बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हो सकती,
जिस पीरियड में बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हो सकती, यानी कि कमिटमेंट से पहले, सीजेशन के बाद या सस्पेंशन के वक्त। कमिटमेंट से पहले, सीजेशन के बाद या सस्पेंशन के वक्त, इन पीरियड्स में आप बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करते। जिस पीरियड में बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हो सकती, उस पीरियड में सरप्लस फंड पे आने वाली इन्वेस्टमेंट इनकम, उस पीरियड में सरप्लस फंड पे आने वाली इन्वेस्टमेंट इनकम बोरिंग कॉस्ट में कैपिटलाइज को रिड्यूस भी नहीं कर सकेगी, क्योंकि भाई जब सूद ही कैपिटलाइज नहीं कर रहा तो फिर फंड्स पे आने वाली इनकम को भी कैपिटलाइज करने की कोई लॉजिक, कोई तो बनती नहीं है। क्या ये बातें याद है हमें? सर हमने लास्ट क्लास में स्पेसिफिक बोरिंग की प्रैक्टिस के हवाले से कुछ 3-4 सवाल देखे थे। एक सवाल क्वेश्चन नंबर 4 रह गया था स्पेसिफिक बोरिंग का, उसको भी डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर हम जनरल बोरिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे हैंडआउट का, स्पेसिफिक बोरिंग से पर्टेनिंग। सर हर 2-3 लोगों के पास एटलीस्ट एक हैंडआउट तो है ना? कोई ऐसी रो या 3-4 स्टूडेंट तो नहीं बैठे चाहे हैंडआउट ही नहीं है? कहता है क्वेश्चन नंबर 4 स्पेसिफिक बोरिंग। On 1st January 2006, Googly Industries Limited borrowed 15 million to finance the production of a two asset, both of which are expected to take a year to build. Work started during 2006 and the loan facility was drawn down and incurred on 1st January 2006 and was utilized as follow. एक कंपनी है गूगली इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से, इसने 15 मिलियन 1.5 करोड़ रुपए का लोन लिया 1 जनवरी 2006 पे, और दो एसेट की कंस्ट्रक्शन, दो एसेट की मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट कर दिया। कह रहे हमने ये लोन डे 1 पे यानी कि 1 जनवरी 2006 पे लिया था और दो एसेट पे इस तरह से खर्च किया है। एक है हमारे पास एसेट है, एक है हमारे पास एसेट बी। एसेट ए पे हमने 1 जनवरी 2006 पे 2.5 मिलियन का खर्चा किया। एसेट ए पे हमने 1 जुलाई x6 पे 2.5 मिलियन का खर्चा किया। एसेट बी पे हमने 5 मिलियन का खर्चा 1 जनवरी x6 और 1 जुलाई x6 पे किया है। ये दो अलग अलग एसेट्स है, दोनों की वर्किंग हम अलग अलग लेके चलेंगे। द लोन रेट वाज 9% एंड जीआईएल कैन टेम्पररीली इन्वेस्ट सरप्लस फंड एट 7%। कह रहे ये जो हमने 15 मिलियन का लोन लिया है ना, इस पे सूद लगेगा 9%, और जो भी हमारे पास फॉर द टाइम बीइंग अनयूटिलाइज्ड टेम्पररी फंड्स होंगे, सरप्लस फंड्स होंगे, उससे हम 7% पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट में कहता है calculate the borrowing cost which may be capitalized for each of the asset and consequently the cost of each asset as at 31 दिसंबर 2006 से। कह रहा है 2006 में कितना सूद दोनों एसेट्स के लिए कैपिटलाइज करना है और साल के आखिर में दोनों एसेट्स की क्या कॉस्ट आएगी, ये आपने डिटरमाइन करनी है। तो जरा सॉल्व करते हैं खुद से इस सवाल को। क्या देखें सर, मैं सॉल्व करवा देता हूँ इस सवाल को। अब दोनों एसेट्स को अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एसेट ए की अगर हम बात करें, देखिए मैंने आपको बोरिंग कॉस्ट के सवाल में कहा है कि बोरिंग कॉस्ट के सवाल में अभी तो हमारा डिफिकल्टी लेवल कम है, लेकिन जैसे जैसे हम कॉन्सेप्ट्स को कवर करते जाएंगे तो सवालों का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। बोरिंग कॉस्ट के सवाल को अप्रोच करने की सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है कि आपने सबसे पहले टाइमलाइन जरूर ड्रॉ कर लेना है। वंस अगर आप टाइमलाइन प्रॉपर्ली ड्रॉ कर लेते हो तो आपका मोर देन 50% सवाल तो वैसे ही सॉल्व हो जाता है। अगर हम एसेट ए की बात करें तो हमारा साल स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी x6 पे, हमारा साल एंड हो रहा है 31 दिसंबर x6 पे, और सवाल के डेटा के हिसाब से हमने 1 जनवरी पे एक पेमेंट की है, 1 जुलाई पे एक पेमेंट की है। तो मैं 1 जुलाई x6 भी प्लॉट कर देता हूँ। अब एसेट ए की जो टोटल कॉस्ट है वो 5 मिलियन है। 2.5 की पेमेंट हमने 1 जनवरी पे, 2.5 की पेमेंट हमने 1 जुलाई पे की है। सर अगर मैं अपने कैश फ्लोज को प्लॉट करूं तो हमने स्पेसिफिक बोरिंग कितनी की है, इन टोटल तो हमने 15 मिलियन की बोरिंग की है, लेकिन एसेट ए के लिए हमने 5 मिलियन की बोरिंग की है। फिर हमने जो एक्सपेंडिचर्स की पेमेंट की है वो कितनी की है, सर हमने 1 जनवरी पे 2.5 पे की है और हमने 1 जुलाई पे 2.5 पे की है। 1 जनवरी पे जब आपने 5 मिलियन में से 2.5 पे कर दिए तो आपके पास रिमेनिंग 2.5 एज अ सरप्लस फंड रह गया। फिर रिमेनिंग 2.5 आपने 1 जुलाई x6 पे किया तो अब आपके पास सरप्लस फंड 0 हो गया हो। ऐसा ही है। अगर हम यहाँ पे बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज कैलकुलेट करें तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन वो कितना होगा सर, 5 मिलियन का लोन
9% का इंटरेस्ट और पूरे 12 महीने कंसेशन चलिए तो 12/12 0.45 मिलियन। हम सारी वर्किंग रुपीज इन मिलियंस में कर रहे हैं। इस इंटरेस्ट ऑन लोन से हम लेस करेंगे इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन सरप्लस फंड। सर वो कितना है? सर आपके पास 2.5 के सरप्लस फंड थे 1 जनवरी पे, ये वाला अमाउंट जिसे आपने 7% पे इन्वेस्ट कर देना है। कितने अर्से के लिए? 1 जन से लेकर 1 जुलाई तक, तो ये 6 महीने बनेंगे इंटू 6/12 कितना रहे? 0.0 0.0875। तो इंटरेस्ट ऑन लोन से अगर हम इन्वेस्टमेंट इनकम को लेस करें तो हमारे पास बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज आ जाएगा। कितना? 0.3625। और इन्होंने साथ में आपसे ये भी कहा है कि आप हमें ये बताएं कि कॉस्ट ऑफ एसेट क्या होगी। तो सर कॉस्ट ऑफ एसेट, सर कॉस्ट ऑफ एसेट होगी 5 मिलियन की तो एक्चुअल कॉस्ट है, और 0.3625 का इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो रहा है, तो जो आपके पास एसेट की कॉस्ट कैपिटलाइज होगी दैट वुड बी 5.3625 मिलियन। क्या ही समझ आता है? मैं सर सिंपली इसी तरह से अगर हम एसेट बी को भी सॉल्व करें तो हमारे पास एसेट बी, अच्छा चूंकि सवाल का डेटा बड़ा सिंपल सा है तो मैं टाइमलाइन के बगैर ही मैनेज कर सकता हूं कि हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन एसेट बी के लिए 10 मिलियन का लोन लिया गया है जिसपे 9% का इंटरेस्ट लगेगा पूरे 12 महीनों के लिए। कितना? 0.9 मिलियन। लेस कर देंगे इन्वेस्टमेंट इनकम दैट इज 5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 7% मल्टीप्लाई बाय 6/12 कितना? 0.5, सॉरी 0.1175। तो हमारे पास बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड आ जाएगा 0.725। और हमारे पास इस केस में कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी होगी? 10 मिलियन की ओरिजिनल कॉस्ट प्लस 0.725 का इंटरेस्ट, तो ये टोटल बन जाएगा 10.725 मिलियन। यही बातें समझ आती है हमें? कॉपी कर लें, अगर किसी ने सॉल्व नहीं किया तो फिर हम जनरल बोरिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं।